एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। परेशान आप ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे कि क्या वजह है, मैं आज स्टूडियो में मौजूद क्यों नहीं हूं। ये सस्पेंस भी मैं आप लोगों का ख़त्म कर देती हूं कि मैं इस वक्त कहां पर हूं और क्यों हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर, जहां पर आज से ठीक 15 रोज़ बाद सियासी इंतखाबात होने वाले हैं। और अगर हम सियासी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, इक़्तिदार में बैठने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पर माजी में हुकूमत बनाने वाली, मतलब जिनके वज़ीर आला अभी हाल ही में ये इंतखाबात के हवाले से अब जिनकी हुकूमत ख़त्म हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपनी पहली हुकूमत बना चुकी है। अब अगर हम 3 इंपॉर्टेंट और इशूज़ के हवाले से बात करें तो वो ये कि कहा जा रहा है, जो कि सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं, सियासी तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं, कुछ सियासी रहनुमाओं का भी ये कहना है, और मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स ये तासुर दे रही हैं कि असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान देखा जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि माजी में सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है, मैं सेंटर बात कर रही हूँ मरकज़ की, इस्लामाबाद में जिसकी गवर्नमेंट होती है वही अपनी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सूबा अपने नाम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पर इलेक्शन जीती। खैर, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के हवाले से तो उनकी मरकजी क़यादत गुज़िश्ता 10 से 12 रोज से यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान कल यहाँ पर दौरा करने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 1 नवंबर को अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इसी सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान भी आ रहे हैं। इससे हटकर अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर मौजूद है, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी और आईनी हैसियत दी जाए एक सूबे की शक्ल में। काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये डिमांड कर रहे थे कि रियासत पाकिस्तान में इस सूबे को ज़म होना चाहिए, ताकि जो उन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी महरूमियाँ हैं, वो ख़त्म हो। अगर आईनी और अबूरी हैसियत मिलती है गिलगित बल्तिस्तान को तो ना सिर्फ सेनेट में बल्कि कौमी असम्बली में भी यहाँ के लोगों को बराह रास्त नुमाइंदगी हासिल होगी। उनके इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी जाके पार्लियामेंट में और सेनेट में बैठ सकेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये जो अबूरी और आईनी हैसियत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये वो मंशूर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों जमातों ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है। लेकिन सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत की भी इस मुतालबे को हिमायत हासिल है। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आवाम है क्या वो वाकई चाहते हैं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का सूबा है उससे पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में ज़म हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि इस सूबे के हवाले से वो क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि उनके इस मुतालबे पर भरपूर अंदाज में उतर कर सामने आ सकती है, और क्या वजह है कि वो उस पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए ये जो चंद सवालात हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से ही जानते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, और क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के सूबे को ज़म किया जाए। आइए चलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। सियासी इंतखाबात होने वाले हैं 15 तारीख को। आपने सुना होगा कि आईनी और अबूरी हैसियत देना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। आप चाहते हैं कि ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसको सूबा बनना चाहिए? सूबा बने अच्छा है, पाकिस्तान का सूबा बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, आपकी किसको सपोर्ट करते हैं आप यहाँ? हम नून नवाज शरीफ पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मियां साहब के सपोर्टर हैं? हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि इंतखाबात होने वाले हैं यहाँ पर, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की वजह? पीपल्स पार्टी के हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़े इक़दाम किए हैं। यहाँ पर अक्सर आप लोगों का मुतालबा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबे की हैसियत दी जाए। ये मुतालबे के लिए आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बेहतरीन जमात है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी का। इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप गिलगित के इंतखाबात? हम तो पीटीआई को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और ये जो आईनी सूबा बनाने की बात की जा रही गिलगित को, आपको लगता है कि आप लोगों के मसाइल इससे हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और वो कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनसे आप समझते हैं कि ये मसाइल बुनियादी तौर पर, फौरी तौर पर हल होने चाहिए? तो फिलहाल तो ये जो महंगाई है और बेरोज़गारी है, इस पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब रोज़गार हो, लोगों का वो मसले हल हो, महंगाई कम हो। पार्टी के सपोर्टर हैं आप? हम मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के साथ हमारा ताल्लुक है। अच्छा, मियां साहब के सपोर्टर हैं आप? कुछ सही है, इमरान खान ठीक है। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम
पेट आएगी तो बिल्कुल सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी मतलब गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने हमें जो है बहुत कुछ हमारे लिए मतलब हमारे गिलगित के लिए किया। आप रोड्स की हालत देखें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो हमें नून लीग ने बहुत कुछ मीन्स कि हम जो हमारी आवाम है वो नून लीग से बहुत ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान के साथ इसका जो इल्हाक होता है उससे मसाइल हल होंगे डेफिनेटली। यही तो यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान का देरीना मुतालिबा है। सूबा बनना चाहिए और मुझे यकीन है कि हमारा हर मसला हल हो जाएगा। बनना चाहिए अब गिलगित बल्तिस्तान जो है सूबा, और मैं इसमें हक में हूँ और पीपी जो है यहाँ पर साथ भी देता है हमारा सूबा बनने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पीपी जो है। घड़ी बाग, NLI, कशरोट मार्केट, मैंने इसके अलावा भी कुछ मार्केट्स का रुख किया, एयरपोर्ट पर भी मैं मौजूद थी। तो जब लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि हाँ वाकई ये चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को और इसको सूबे की शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गिलगित बल्तिस्तान आईनी हैसियत इख्तियार करता है तो यकीनी तौर पर इन्हें सेनेट में और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल होगी, और जब इनके इलेक्टेबल्स वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो इनके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन एक पॉइंट में यहाँ पर यह भी रेज करती चलूँ कि कुछ लोग यहाँ पर नाला नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, और उनका ये कहना है कि अगर बढ़ती महंगाई पर काबू पा लिया जाए और साथ ही साथ बेरोजगारी का खात्मा कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल यूं ही खत्म हो जाएंगे। बाकी रही पार्टीज की पॉपुलैरिटी की बात, तो यहाँ पर मुझे मिला जुला रद्द अमल ही मिला है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। अब देखना यह है कि यहाँ के अवाम 15 नवंबर को किसको वोट देते हैं। 15 लाख आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की, और अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो सरहदें हैं वो ताजिकिस्तान, इंडिया, चाइना से मिलती हैं, पाकिस्तान से मिलती हैं, तो इकोनॉमिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, CPEC के हवाले से भी अगर ये गिलगित बल्तिस्तान सूबे की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो पाकिस्तान को CPEC में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना चाहिए, और अगर ये सूबा बन जाता है तो यहाँ के लोगों के मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम उनसे बात करेंगे। ताहम गिलगित बल्तिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। जी वेलकम बैक। गिलगित की सरजमीन से एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इस बार गिलगित की आवाम नहीं, मेरे तज्जियाकार मेरे साथ हैं और अपने पैनल का इंट्रोडक्शन मैं आपसे क्विकली करवाना चाहूँगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। गजनफर साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोना आलम साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तज्जियाकार जैकम खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्जियाकार डॉक्टर नासिर महमूद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डिटेल में आपको बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, सियासी इंतखाबात हैं और नया आइनी अबूरी सूबा बनाने के हवाले से भी बातचीत चल रही है, और इसमें हमने ये भी देखा है कि अस्करी क़यादत की हिमायत भी इन सियासी क़यादतों को हासिल है। लेकिन जहाँ पर हमने गिलगित के अवाम की राय ली, वहीं पर इंपॉर्टेंट है हमारे तज्जियाकारों की राय भी कि वो इस मामले को किस नज़र से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मोना, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बताइएगा आप समझती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बना दिया जाना चाहिए? थैंक यू सरियाब, मुझे खुशी हुई है कि आप वहाँ गिलगित में हैं और आप वहाँ फर्स्ट हैंड देख रही हैं जो इंतखाबी माहौल है वगैरह वगैरह, और इस दफ़ा काफ़ी थ्रिलिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिलगित में, ख़ासतौर पे PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि बिलावल साहब तो खास तौर पे बिलखुसूस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन वहां कर रहे हैं। तो अच्छा, बात ये है, टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ये एक पेचीदा सा मसला है। जब हम गिलगित की बात करते हैं तो उसको एक साथ ना एमलगमेशन में लेते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। इस वजह से बहुत अरसे दराज से, क्योंकि हम ये हमेशा से पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ रहा है कि जो UN की करारदादें हैं कश्मीर पे, उन पे मनोअन अमल दरामद हो, तो अगर जब हम ये बात करते हैं तो वो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी बेसिकली शामिल हो जाता है। इस बेसिकली वजह से बहुत अरसे दराज से गिलगित बल्तिस्तान को हम उस तरह से ओनरशिप नहीं दे पाए हैं। साला साल हो गए हैं कि हमने उनको डेकेड्स बरसा बरस गुजर गए, हमने उनको उस तरह का स्टेटस नहीं दिया कि हम उनको बतौर सूबा एम्पावर करते या वहां पे हम लोग अपना मालियाती वसाइल लगाते। ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर भी रुकी रही और कानूनी तौर पर भी रुकी रही। और लेकिन आप यकीन जाने कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस हवाले से बहुत ज्यादा वो नाराज भी थे, नाला भी थे। उनकी ये बहुत देरीना ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर हिस्सा बने।
और वो ये चाहते हैं कि उनको कश्मीर से एक अलहदा होके देखा जाए कि कश्मीर का जो स्टेटस है वो बिल्कुल यूएन की करारदादों के हिसाब से हो डिसाइड, जम्मू का भी हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को उसमें शामिल ना किया जाए उस तरह से। हत्ता ये कि पाकिस्तान का और जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, हम आके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट खा जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जीबी को भी आपने इंक्लूड करना है। ये पूरा एरिया एक बाकायदा जो है ये वोट के जरिए और ये बाकायदा इसके ऊपर जो हक खुदरादियत का जो एक राइट है या जो एक पूरा वो अमल है वो पूरे इलाके पर प्रैक्टिस होगा। गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा से नहीं देखा जा सकता। ये बैनुल अक़वामी तकाजा है, ये बैनुल अक़वामी जो यूएन के हवाले से करारदादें हैं वो कहती हैं। तो इस पूरी चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए वही बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के क्योंकि उमंगों के ये चीज उनको सूट नहीं करती, वो तो चाहते हैं कि वो मैं खुद भी यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले थी जी, बिल्कुल मोना, आपने ठीक कहा। आपने इस चीज का सही हवाला दिया कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को आईनी उबूरी सूबे की हैसियत दे दी जाए। एनबीसी हमारे साथ मौजूद है। एनबीसी, जिस तरह की मोना ने भी बात की कि यूएन रेजोल्यूशंस ये बहुत बड़ी रुकावटें रही हैं गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के हवाले से। अब चूंकि यहाँ की आवाम नहीं चाहते हैं तो कैसा होना चाहिए? इसमें खाली यूएनओ का रेजोल्यूशन रुकावट नहीं आ रहा, बल्कि और भी चीजें हैं जिसमें मुआहदा कराची है 1949 का, उसके साथ साथ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूएनओ का है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मर्जी के मुनाफी उनका नाम शामिल किया गया था कि वो भी कश्मीर में शामिल हैं। अब जब वो कश्मीर में शामिल हैं तो आपको ना सिर्फ वो करारदादें एक तरफ उठा के रखना होगी, दूसरे आपको अपना आइन भी तरमीम करना पड़ेगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सुबह बनाने के लिए तरमीम लाना पड़ेगी, तो कई तरमीम लाना पड़ेंगी आपको। दूसरी एक बड़ी तरमीम आपको आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के सियासी पार्टी में लाना पड़ेगी, जो तस्लीम नहीं कर पाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब गिलगित बल्तिस्तान का पहला दौरा किया, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ गए, तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको हक़ के हुक्मरानी और हक़ के मिल्कियत देंगे। और अब बिलावल भुट्टो ने जो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, मेरा ख्याल है मैंने रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी कैंपेन नहीं देखी। उसके बाद रिजर्व योर कमेंट एनबीसी फॉर दिस कैंपेन। मैं आती हूं तो फिर आगे हम पार्टी कैंपेन्स के हवाले से भी बात करते हैं। आप मुझे इस पर अपने मौक़िफ़ के साथ कि आप भी इस चीज़ की तायीद कर रहे हैं कि वाकई सुबह बनना चाहिए, मुझे अपने कंक्लूड रिमार्क से दीजिए। नहीं, देखिए इसमें दो टेक्निकल बातें हैं। आप अबूरी सूबा चाह रहे हैं या आईनी सूबा चाह रहे हैं। अबूरी सूबा तो ये हो सकता है आराम से कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा है, और जब हम एक अल्टीमेट हल की तरफ जाएंगे, इस्तिस्लाह राय की तरफ जाएंगे, तब इसका कतई फैसला होगा। आईनी सूबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा मुस्तकिल हिस्सा है। अब एक पर एक मीटिंग हो चुकी है, और उस मीटिंग का भांडा फोड़ा शेख रशीद ने, और जिसके बाद वो मीटिंग तहस नहस हो गई। अच्छी मीटिंग थी, एक तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद आप गौर करें कि बिलावल गिलगित बल्तिस्तान चले गए, कोयटा भी नहीं गए, जलसे भी नहीं गए। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी कैंपेन है और इस बात गिलगित बल्तिस्तान का फैसला होने जा रहा है। मेरा ख्याल है उसको आईनी सूबा बनाया जाए, ठीक है, ताकि लोगों की जितने भी आबादी है, इस पे जरा ब्रिगेडियर साहब से भी लेते हैं उनके पॉइंट्स क्या हैं इस पे कि अंदर की खबर क्या है। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, सूबा बनना चाहिए? देखिए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान जिसे आज़ाद हुआ था, उसमें उस वक्त आपको बात पता है कि पूरे 72,907 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था, और उसको चारों तरफ से देखें तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर एक तरफ से वाखान कॉरिडोर और ऊपर से जिंजान के साथ तरफ जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, ऑपरेशनली भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम जगह है। अब शुरू में जिस वक्त इसकी आज़ादी हुई थी, तो आपको पता है पहले ये अपना कश्मीर एग्रीमेंट, अपना कराची एग्रीमेंट का जिक्र किया नासिर साहब ने, और उससे पहले आपको पता है कि ये रीजन जो था, इट वाज रूल बाय आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जैसे तक कि कराची एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद इस पे यहाँ पे FCR जो फ्रंटियर
क्राइम रेगुलेशन, वो भी लागू होते थे। तो भुट्टो साहब ने इसको जुडिशियल रिफॉर्म्स की और 2009 में गालिबन इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरिया फाना का नाम दिया गया था। अब इसमें अपना जो चीजें हैं, उसमें दो चीजें हैं जो आपको सोचनी होंगी, और एक बहुत अहम चीज जो आप सोचेंगे और आपको गौर करना चाहिए। यूएन की रेजुलेशंस को अब आप छोड़ दीजिए। यूएन की रेजुलेशन इसलिए छोड़ी जा सकती है कि बुनियादी तौर पे ये जो लिंक था ना गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस और कश्मीर का स्टेटस, ये लिंक था वो रेजुलेशन जो यूनाइटेड नेशन ने पास की हुई थी और जिसके जरिए कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35A और 370 लागू था। अगर वहां पे 370 और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा माजी में देखें, अभी रिसेंट माजी में देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट की रेजोल्यूशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप नए गवर्नेंस सिस्टम और ज्यादा लोगों को राइट दें और उसके अंदर आप काम करें, और वो रेजोल्यूशन जो है वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। और इसके ऊपर एक अगर याद है आपको, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी भी बनी थी सरदार जी की 2015 में, और उन्होंने कुछ प्रपोज किया था कि इसको डी-फैक्टो इंटीग्रेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद पाकिस्तान। और उसका मतलब क्या, सूबे का मतलब क्या है कि आप उसको चीफ मिनिस्टर देंगे, गवर्नर देंगे, उसके अंदर आप उसको। तो ब्रिगेडियर साहब, चूंकि अब गिलगित के लोग खुद भी चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, आप उनके इस बयान की इंडोर्समेंट करते हैं, तर्जुमानी करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब गिलगित के लोग चाहते हैं? मैं उस बयान की तो तर्जुमानी और इंडोर्समेंट करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो टेक्निकल चीज हम बार बार यूएनओ की रेजोल्यूशन से पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 35A और 370 खत्म कर दिया और वो यूएन की रेजोल्यूशन के साथ था, तो उसके खत्म होने के बाद कश्मीर तो है ही है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका उस कदगन से बिल्कुल आजाद हो गया। अब जब वहां पे वो यूएन की रेजोल्यूशन ही नहीं है, वो स्टेटस ही नहीं रहा, तो आपको ये गौर करना चाहिए कि यूएन अगर उसके आप उसको 5वां प्रोविंस बनाएंगे और लोग वहां पे जाते हैं और आप एक्सटेंड करना चाहते हैं गवर्नेंस सिस्टम, जुडिशियल, और उसके साथ एक और चीज है, फाटा पहले फाटा भी मदगम हो गया, तो इसको मदगम करने में हाँ जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो रहे, लेकिन मेरा ख्याल ये ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन आप कुछ टेक्निकलिटीज के हवाले से भी बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब का भी मैं पॉइंट इस पे लेती हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा उलझी हुई चीजें हैं कि होना क्या चाहिए, यूएन की करारदादें क्या कह रही हैं, ये आलमी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। बहरहाल जो गिलगित के लोग चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा जवाब तो स्ट्रेट हाँ में है, और इस हाँ के जवाब की 3-4 बड़ी ठोस वजूह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान शायद पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों में वाहिद इलाका था जो लड़कर पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ है। यानी उस वक्त जो है वो इन्होंने जो डोगरा फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, जो 1846 से 1947 तक तकरीबन 100 साल उस डोगरा फ़ौज ने कब्ज़ा किया रखा, उसको वहाँ के मकामी लोगों ने लड़कर निकाल कर मार भगाया और पाकिस्तान के साथ शामिल होने की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई और ख़ित्ता ये क्लेम कर सकता है कि हमने इस तरह से लड़कर जो है वो गैर मुल्की फ़ौज को निकाला हो और हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे हो। तो ये तो एक पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि हम 70 साल में, यानी आज़ादी के बाद 73 साल में हम देखते हैं कि मुसलसल वहाँ के मकामी लोगों का ये मुतालबा रहा है कि इसको पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहिए। हालांकि अगर आप कश्मीर के लोगों से बात करें तो वहाँ फिर भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैंने खुद ट्रैवल किया है गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत बेशुमार दोस्त हैं जिनको हम जानते हैं। वहाँ पर हमने मजमूई तौर पर तकरीबन सारे लोगों की यही राय देखी है कि वो पाकिस्तान का सूबा बनना चाहते हैं। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, और मैंने भी आज ही पाया जी, तीसरी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, उनके साथ ज्यादती ये हुई है पिछले 70 साल में कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी ना उनकी इस वक्त सूबाई कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी है, ना उनकी सेनेट में नुमाइंदगी है। वो नुमाइंदगी उनका हक है और जो सूबा बनने के बाद उनको वो नुमाइंदगी कौमी असम्बली और सेनेट में मिलनी चाहिए, यानी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी वजह यह है कि जी वहाँ के लोगों के साथ जो यानी अपेलेट कोर्ट वहाँ पर है, लेकिन वो जो इंसाफ की एक फ्राहमी है मकामी लोगों को, उसमें बड़ा रुकावट है उसका सूबा ना बनना। यानी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब होता क्या है कि वहाँ के मकामी लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है, जैसे बाबा जान 10 साल से जेल में हैं, मजीद लोगों को 40-40, 50-50 साल जेल की, यानी सिर्फ मुजाहरा करने पे इतनी लंबी लंबी सजाएं दे दी गई और अपीलेट कोर्ट ने उनके खिलाफ वो दिया। तो उनके पास जब ये सूबा बन जाएगा
तो उनके ठीक है। पास गुंजाइश होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकेंगे। तो ये 3-4 बड़ी सॉलिड बिल्कुल, वजूह हैं जिनकी बिना पर मैं समझता हूं कि उसको Points हैं, बेशक आप exactly। अबूरी कह लें, लेकिन उसको सूबा जरूर बनना चाहिए। बनना चाहिए। जगम साहब, योर कमेंट। ज़रियाब, ये भी एक अजब मुल्क की गज़ब कहानी है, ये अजब मुल्क की गज़ब कहानियों में से एक है। सारी दुनिया में ये होता है कि कुछ इलाके, कुछ लोग रियासत से लड़ते हैं और कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि बहुत से खित्ते और वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमें इंटीग्रेट करो, हमें मुकम्मल शहरी बनाओ, हम हरगिज़ आपसे अलग थलग नहीं होना चाहते, और स्टेट रिलक्टेंट होती है। फाटा में भी हमने ये देखा कि 70 साल वो ये कहते रहे कि भाई हमें मुकम्मल शहरी बनाओ, ये अजायब घर बंद करो, और हमने बड़ी मुश्किल से, इतनी मुश्किलात के बाद तंग आकर ही आखिर उनको अजायब घर बंद करके उसको सूबे का हिस्सा बनाया। अब ये एक ऐसा खित्ता है जो कहता है कि हम मुसल्लह मज़ाहिमत के ज़रिए अलग होकर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन के ज़रिए इस रियासत का हिस्सा बने हैं। हम इस रियासत का आईनी हिस्सा हैं, हमें सूबा बनाया जाए। ये एक मौक़िफ़ है बहुत से लोगों का है, अगरचे इसमें कुछ इख्तलाफ राय भी है। रियासत कहती है कि हमारी मजबूरियां हैं, फेडरेशन कहती है कि क्योंकि हम आपको एक मुतनाज़ा इलाका मानते हैं तो इस तरीके से आइनी सूबा नहीं बना सकते। लेकिन क्या इन दो राय के दरमियान में कोई दरमियानी जगह नहीं थी कि हमने 70 साल इस इलाके के बुनियादी हकूक़ गस्ब किए हैं, उनको मुकम्मल शहरी हकूक़ नहीं दिए? देखिए, एक और रास्ता भी मौजूद था। आपने सुना होगा जहां बहुत से लोग वहां पे सूबे के हक़ की हिमायत करते हैं, आपके बहुत से लोग ये भी कहते हुए मिलेंगे कि हमें स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस दिया जाए, हमें कश्मीर जैसी एक रियासत बनाया जाए। जिस तरह कश्मीर का झंडा है, तराना है, और उसकी वजह से कश्मीर में कुछ अलहदगी नहीं फैली, बल्कि उस स्टेटस देने की वजह से कश्मीर पाकिस्तान से ज़्यादा इंटीग्रेट हुआ है, पाकिस्तान से मोहब्बत उसकी बड़ी है। वो राय भी मौजूद है। तो इन दोनों में से कौन सी राय हो, ये फैसला करना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है। अगरचे और गिलगित के लोग ये अपना फैसला दे चुके हैं। आज जब भी और जहां भी मेरी उनसे बात हुई, सभी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जम हो और रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये एक बात ना मैं शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ के लोगों की राय है, बल्कि मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि यहाँ पर हम देखने के इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर पहुंची है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद भी GB का दौरा कर रहे हैं। तो खासी गहमा गहमी यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से नजर आ रही है। अब ऐसे में पलड़ा किसका भारी है? आप लोगों की राय इसमें क्या है? नासिर साहब, आप बात जी देखिए, 2015 में गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली भी ये करारदाद मंजूर कर चुकी है कि हमें सूबा बनाया जाए। प्लीज मूव फॉरवर्ड जी। थैंक यू। नासिर चौधरी साहब, बताइएगा, PPP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको यहाँ पे? मेरी बहुत तफसीली बात हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ के लोगों से, सहाफ़ियों से, दानिशवरों से। उनका तो कहना ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कैंपेन चलाई है वो तारीख़ी कैंपेन है। मतलब तारीख़ी से मुराद ये नहीं है कि वो वहाँ गए, वो वहाँ के देहात में गए। खरमोश है, गाबोच है, जो भी नाम आप ले लें, जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना, जहाँ पर रास्ते भी नहीं है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, वहाँ तक गए, लोगों में मिले और जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ और वो वहाँ बैठे हुए हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पल्ला भारी है। लेकिन बिलावल कहते हैं कि मुझे आपको हक़ मिल्कियत, हक़ हुक्मरानी देना है, लिहाजा मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब बिलावल का आप जज्बा आप देखें, मतलब कामयाबी का जो जोश है, वो कहे कि नहीं, कामयाब तो मैं हो गया, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं आपको हक़ मिल्कियत दे सकूं, हक़ हुक्मरानी दे सकूं और भुट्टो साहब का ख्वाब पूरा कर सकूं। PTI बिखरी हुई है, वहाँ के इत्तलात के मुताबिक आपने देखा होगा, अभी तक कोई और नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रीइंफोर्स करने के लिए, लोकल लॉज के मुताबिक, इलेक्शन लॉज के मुताबिक, किसी भी हुक्मरान का, वजीर का, वफाकी वजीर का, मुशीर का और खुसूसी का दौरा करना गैर कानूनी है इंतखाबी मुहिम के दौरान। अब इसको आप देख लीजिएगा। रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग,
तो ठीक है। उसके क्रेडिट पर सिर्फ कराकोरम है। कराकोरम वहां तक पहुंची है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग में भी उतना दम नहीं है, उसने तमाम सीटों पर लोग खड़े नहीं मतलब किए। आप ही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर पलड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नजर आ रहा है। मोना, आपकी अभी राय तक क्या तो नजर आ है, रहा है। कौन जीत सकता है यहाँ पे? अच्छा, मैं काफी इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। बिलावल ने एक तो बड़ी अग्रेसिव कैंपेन वहां की है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तारीखी तौर पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों काफी मकबूल, बहुत मकबूल लीडर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में इन स्पेसिफिक। तो ये भी एक बहुत अहम कॉन्टेक्स्ट है जो कि बिलावल भी जिसको बहुत अच्छी तरह बखूबी जानते हैं, तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इसका बरमला तस्करा कर रहे हैं। जो वहां लोग आ रहे हैं उनकी तकारीर सुनने के लिए और उनकी कैंपेन देखने के लिए, वो भी बहुत बहुत अक्सरियत है लोगों की और भारी मजमा वहां मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा पीएमएलएन की जहां तक बात है, हाफिज हफीजुर रहमान उनके जो गुज़िश्ता अभी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि आउट गोइंग होंगे जीबी के, तो वहां वो तो नून लीग के थे, वहां पर नून लीग का अच्छा एक बेस भी था, अच्छे उनके वहां पर एमएलएज मौजूद थे। लेकिन वजह यह है कि उसके बाद से मुझे नहीं समझ आ रही, या तो कोई तस्लीम कर चुकी है नून लीग अपनी हार वहां पे। मैंने तो उनकी पूरी चीज का मतलब, चले गवर्नमेंट अगर वहां नहीं कर रही है पीटीआई का, तो पीटीआई का तो ऐसा सच देखे ना, मैं तो कभी भी पीटीआई की हुकूमत नहीं रही है जीबी में। पीपल्स पार्टी की बहुत दफा मुतअद्दिद मर्तबा रही है, नून लीग की तो अभी हालिया हुकूमत जो आउट गोइंग है वही है, लेकिन पीटीआई की तो कभी हुकूमत ही नहीं रही है। तो अगर उन्होंने नहीं करना, उन्होंने तो आप समझे कि एक तरह से अपना फ्रेश वहां पे बिल्कुल स्टार्ट करना होगा ना, कि वो वहां पे शुरू करे। लेकिन इतनी अच्छी तंजीम साजी पीटीआई की नहीं नजर आती गिलगित बल्तिस्तान में, अगर अभी की भी इलेक्शन की बात करें। हाँ। उन्होंने शुरू करना है बिल्कुल बेसिक से, जीरो सम गेम से। माजी की गवर्नेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस पे उन शिकायत के हवाले से भी कंसर्न्स मौजूद हैं लोगों के, और अगर हम इसके मुकाबिल देखें पीपल्स पार्टी, तो आप उसको सपोर्ट कर रही हैं इस सेंस में कि कैंपेन्स की है, तंजीम साजी की है, और बिलावल साहब खुद छोटे छोटे गली कूचे और शहर में जाके बिल्कुल हाँ इंप्रेसिव कैंपेन है। जैगम साहब, इम्प्रेसिव कैंपेन कहा मोना ने पीपल्स पार्टी की कैंपेन को। कैंपेन अगर इम्प्रेसिव हो तभी इंतखाबात जीते जा सकते हैं। देखिए, और कुछ हो ना हो, बिलावल भुट्टो ने अपने नाना की याद तो ताज़ा कर दी है। गली गली महल्ले महल्ले पहुँच के उन्होंने दिखाया है कि सियासत क्या कर सकती है और सियासी जमातें क्या कर सकती हैं, किस तरह सियासत मुल्क को जोड़ सकती है, मुख्तलिफ ज़ुबानों, मुख्तलिफ इलाकों को एक धागे में परो कर किस तरह सियासत एक कौम में बदलती है। ये तो उनका कारनामा है ही। अब देखिए, अभी तक ये रहा है, क्योंकि ये जो जीबी के इलेक्शंस हैं आम तौर पर मिड टर्म होते हैं, यानी कौमी इलेक्शन के 2-3 साल बाद होते हैं, तो उसके नतीजे में जो हुकूमत होती है उसका पलड़ा भारी होता है। पिछले दोनों इलेक्शंस में जो इनकम्बेंट्स थे वो जीते थे। मुस्लिम लीग के दौर में मुस्लिम लीग जीबी में जीती थी, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी जीती थी। इस दफ़ा लगता है कि कुछ मामला मुख्तलिफ होने जा रहा है। अब उसमें जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है वो पहले कर लेते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का बड़ा एक तारीख़ी रिश्ता है जीबी के साथ। जितने भी रिफॉर्म्स के पैकेज आए हैं, एक आखिरी वाले को छोड़ के 2018 वाले, तमाम तर जो हुकूक हैं वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स ने दिए हैं। सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1970s में वो हुकूक दिए जो पहले जुल्म सितम चल रहा था, FCR चल रहा था, रियासतें थीं, उसको पहले हुकूक उन्होंने दिए। फिर बेनज़ीर साहिबा ने रिफॉर्म्स दी 1990s में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि 2009 में आसिफ जरदारी के दौर में फिर मज़ीद हुकूक दिए गए, जिसके बाद जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी 2018 में कुछ एक कदम इस बात को आगे बढ़ाया। अब जहाँ तक PTI की बात है, तो PTI की अदम दिलचस्पी की बात हो गई। बिल्कुल अदम दिलचस्पी तो नहीं है, लोटे तो इन्होंने काफ़ी जमा किए हैं, बहुत से वज़ीर इन्होंने पकड़ लिए हैं, पिछला स्पीकर पकड़ लिया है, और क्योंकि लोटा करेसी को तब्दीली के बाद विकटें गिराना कहते हैं, तो विकटें गिराकर तो ये हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। लेकिन पब्लिक मूड जो आप जो देख रही हैं, जो वहाँ लग रहा है, पब्लिक मूड बड़ा सही, मतलब है। पब्लिक मूड विकटों के हक में नहीं है, और लोग और आपको भी ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर लीड कर सकती है। डॉक्टर साहब जी, मेरी भी आज सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बात हुई है। मैंने स्कर्दू में भी बात की, गिलगित में भी, हुंजा में भी। मैं सुबह से फ़ोन पर ही था, और जो मकामी लोगों का
जो फीडबैक मिला है मुझे, वो ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। और क्यों जीतने जा रही है उसकी एक वजह तो इन पीपल्स पार्टी की अपनी गुडविल है ना, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से चली आ रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत में ये एक रहा है कि ये अवामी राब्ते के माहिर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी अवामी राब्ते की माहिर थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, और शायद इसीलिए उन्हें हटाया भी गया। और मैं बिलावल की भी सिक्योरिटी के बारे में बड़ा कंसर्न हूँ, अल्लाह इनको तवील ज़िंदगी दे, लेकिन ये जिस तरह से आवाम में जाते हैं मुझे ज़रा सा फ़िक्र भी होती है कि इनको ख़तरा ना हो। खैर, तो ये वजह क्या है? एक तो ये गुडविल है पुरानी जो चली आ रही है, भुट्टो साहब की, बेनज़ीर की और बिलावल की अपनी जो ये गुडविल बना रहे हैं, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि इन्होंने पैकेज जो दिया, जो ख़ासतौर पर मैं 2009 के पैकेज की बात करूँगा, वो 2009 का पैकेज बहुत बेहतर था। और नून लीग ने क्या किया कि नून लीग ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया बल्कि ये एक कदम पीछे गए। जो मकामी लोग हैं और जिन्होंने उस पर नज़र रखी है वो ये बतलाते हैं कि 2018 का जो पैकेज था नून लीग ने जो दिया था उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें दोबारा पार्लियामेंट से लेकर, जो यानी असेंबली थी जीबी की, उससे लेकर काउंसिल को दे दी, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसको मकामी लोगों ने पसंद नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि नून लीग इस वक्त कंप्लीट, वहाँ पर भी लोग यही बतला रहे हैं कि इनके जो लोटे हैं वो पीटीआई ने यही किया है। पीटीआई ने और पीटीआई के सरपरस्तों ने, जैसे कि मरकज़ी इलेक्शन में भी हुआ था कि इलेक्टेबल्स को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की ताकि हुकूमत बनाई जा सके, और बिल्कुल वही ड्रामा यहाँ पर खेला गया है। और कोशिश ये की गई है कि जी इलेक्टेबल्स को तोड़कर, नून लीग से तोड़कर शामिल किया जाए, उसमें वो कामयाब भी हुए। कोशिश आपको नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? तोड़ मरोड़ का जोड़ आपको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी वही बात आ गई कि वहीं पर भी आप भी स्कोर दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो यहाँ पे लीड कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा क्या लग रहा है आपको, पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन? देखिए, पहले बात हुई है पीपीपी की कैंपेन की, और जो बिलावल जब से कद्दू गए हैं उसके बाद 22 अक्टूबर को गए थे राजभर, उसके बाद उन्होंने जिस तरह कैंपेन में कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, तो नेचुरली जो कैंपेन और कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, और जिस तरह ये अपना पीपीपी की तारीखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक बात हुई, तो पीपीपी को एज तो है, लेकिन इस एज में ये भी याद रखिएगा कि 2015 में उनको सफर डिफीट इन इलेक्शन। अब इस वक्त कितना चार्ज है, लोग चार्ज तो हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन जो कि एक अदर देन दी कैंपेन एक और एलिमेंट जो पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है कि ये जो कश्मीर में या इधर इस जगह पे लोग देखते हैं कि सेंटर में किसकी हुकूमत है और कौन सी हुकूमत है जिन्हें शॉर्ट टर्म में कोई चीजें जो प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे बात हुई, जैसा सामने लोटों की बात की और की बात की, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से, वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सो डोंट इंसल्ट देम बाय सेइंग वर्ड्स लाइक दिस, क्योंकि वो हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान के ना, जो बाकी है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के। तो पाकिस्तान में क्या एफिलिएशन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में चेंज हुई है? जब बाकी लोगों के बारे में बात की जा सकती है तो उनके बारे में क्यों नहीं की जा सकती? दूसरों को भी लोटा कहते हैं, जो अपने लोटे इस्लामाबाद में भी थे, ना करें उन लोगों की मेड इन पाकिस्तान। सर को अच्छा सा नाम दे दे, अच्छा सा नाम दे दे, लोटा नहीं कहेंगे, कुछ और कह देंगे। उनको उनकी इज्जत करें, गॉड से थाली के बैगन इलेक्शन लड़ रहे तो रेस्पेक्ट देम। बिल्कुल, थाली के बैगनों की क्या इज्जत करनी है? खैर बहरहाल वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, सब पाकिस्तान के लोग हैं सर, सब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग हैं, सब पाकिस्तान। जो इज्जत करवाएगा उसकी इज्जत होगी। वो भी लोग हैं, उनको ह्यूमिलेट ना करें प्लीज, डोंट ह्यूमिलेट पीपल। जोड़ तोड़ के जरिए जिनको तोड़ा जाएगा उनकी इज्जत कैसे की जा सकती है? सियासत नाम ही जोड़ तोड़ का है, किस मुल्क में जोड़ तोड़ नहीं होती सियासत में, मुझे बताइए। लेकिन जोड़ तोड़ करवा कौन रहा है ये भी तो देखना पड़ता है ना भाई। नहीं गलत बात है, लोटा लोटा होता है भाई। हर इलेक्शन पे वफादारियां बदलना। चले पॉइंट आपका आ गया। ब्रिगेडियर साहब को अपना पॉइंट अपना देने देना, अपना देने दे। आपने अपनी राय दी, ब्रिगेडियर साहब की अपनी राय है, उन्हें भी सुन लिया जाए। जी ब्रिगेडियर साहब। These states belonging to one party, representing one party as a terrorist, doesn't mean that you humiliate other people. Have decency in things. वो लोग वहीं के रहने वाले हैं, वो क्या समझेंगे जब आप उनको इस तरह की बातें करेंगे? तो वो गिलगित बल्तिस्तान पहले ही बहुत डिप्राइव्ड इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और लोटों में बहुत फर्क है सर। 10 लोग जो पार्टियां हर इलेक्शन में जो लोग वफादारियां बदलते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के और जमहूरियत अवाम की हुकूमत को कहा जाता है। ये सियासतदान भी अवाम ही होते हैं, इनका इख्तियार है, इनकी मर्जी है कि ये जिस पार्टी में चाहे शमूलियत इख्तियार कर ले। इट्स नॉट अबाउट ओनली पीटीआई, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जमातें बदलती रही हैं। करते हैं आप बैठ के, वेरी बैड।
चलें कॉर्पोरेट कीजिए ना एनबीसी जैगम साहब, डॉक्टर साहब प्लीज पॉइंट। एनीवेज ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया और मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी इसी उसके साथ कि हमारे तज्ज़ियाकार भी यही चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आवाम की राय है, जो उनकी देरीना ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए और पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा ये कि बात करें हम अगर कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि विनिंग पोजीशन में आ सकती है, जिसके हाथ में विक्ट्री कप हो सकता है, तो अभी तक एनालिसिस ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन कर सकती है। तो मेरी तो तमाम की तमाम ने ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी और पीएमएल तीनों के साथ हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ब्रिटिश मीडिया को अपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत की तरह बराबरी का सलूक करे और अगर कश्मीर के मामले पर सेंसिटिविटी को देखा जाए तो जिस तरह से कश्मीर का मामला है उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को साइडलाइन कर देना ठीक नहीं होगा। लिहाजा कश्मीर खित्ते का अहम मसला है जो कि कभी भी भड़क सकता है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि जैसा रिस्पॉन्स उसका इंडिया के साथ होता है वैसे ही जो उसका रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, जिस किस्म के हमारे मौशी हालात हैं, हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, आलमी दुनिया में पाकिस्तान का जो स्टेक है और जो स्टेट है उसको देखते हुए हम अमेरिका से इतनी उम्मीदें लगा सकते हैं? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि जिस तरह से भारत को ट्रीट किया जा रहा है वैसे पाकिस्तान को भी ट्रीट किया जाए? कि माजी के जो अगर चीज़ों को आप देखें और तो उसमें तो ये कभी पॉसिबल नहीं रहा। पाकिस्तान इंडिया अमेरिका का लाई रहा और सबसे ज्यादा सैंक्शन मुल्क भी रहा। अभी रिसेंटली देखा हुआ है इंडिया में 2+2, जिसमें आपने देखा कि किस किस्म के उनके मुज़ाकरात हुए हैं। दो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही जा रही हैं कि वो चीन की तरफ ओरिएंटेड है। जब वो अमेरिकन सेटेलाइट को यूज करते हैं तो उसका वन लाइनर ये आता है कि इट इज बेसिकली इंडियन ओशन में चाइनीज वॉरशिप्स की मूवमेंट को अपना सर्वेल करने के लिए चीज है, लेकिन वो जो उसको कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और जो उनको मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ का मामला तो पाकिस्तान का तो जमाने में नहीं हुआ जिस जमाने में आप अफगानिस्तान के अंदर जो है उनकी एक जंग लड़ रहे थे और उस वक्त भी आपको जो F-16 दिए गए थे उनमें से उनकी कुछ खेप लोग रोक ली गई थी 2, हमने उसके लिए पैसा पे कर दिया था। अब साइज इंडिया का सिर्फ वही मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि अमेरिका के अंदर अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे कौन सी चीजें है। अमेरिका के अंदर अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे जो चीज बड़ी डोमिनेंट नजर आ रही है वो ये है कि वो चाइना की जो आउटरीच है, और चाइना की बहुत बड़ी आउटरीच है जो इकोनॉमिक आउटरीच है, और उसकी इकोनॉमिक आउटरीच का एक हिस्सा आपका CPEC है, उसके साथ वन बेल्ट वन रोड का एक कॉन्सेप्ट है CPEC, और CPEC के ऊपर जिस तरह एप्रीहेंशन आई है भारत की भी और CPEC की एप्रीहेंशन आई है चाइना की भी, अभी गिलगित बल्तिस्तान की भी आप बात करें कि CPEC के इफेक्ट उसके ऊपर भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो वो पाकिस्तान के साथ इवन हैंडेड ट्रीटमेंट करने को तैयार पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे। और उसके साथ साथ अब एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो है इजराइल की एंट्री जो मिडल ईस्ट में और बहुत सारे ममालिक में हो गई है। और आपको पता है अमेरिका में फेडरल रिजर्व और जोनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजी और अमेरिका की पॉलिसीज बनाने के लिए। और उनका अगर आप पिछली दफा का नेशनल स्ट्रेटेजी NSR नेशनल स्ट्रेटेजी रिव्यू पढ़ ले तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो जी चीन को उस हद तक नहीं पहुंचने देंगे कि वो उनको मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी चैलेंज करे, और उसके लिए अगर हमको छोटे खित्तों में भी जाना पड़ा, छोटे मुल्कों में भी जाना पड़ा, तो जो NSR में वो चीज वो दे देते हैं वो तो आने वाले दिनों में उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और चीजों को पॉइंट आउट कर देते हैं। तो मुझे नहीं, इमरान खान ने कहा तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इवन हैंडेड ट्रीटमेंट आएगा। तो ये याद रखिएगा पाकिस्तान की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको दुनिया की ताकतें नजरअंदाज नहीं कर सकती आने वाले सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की ऐसी चीजें हैं जो आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में पड़ी हुई है। इवन ट्रीटमेंट तो होगा, नहीं होगा, लेकिन आपका जो वो जो सिंह का जो राइडर रिश्ता जो है वो चलता रहेगा अमेरिका के साथ। NBC बराबरी के ताल्लुकात पॉसिबल है? ख्वाब देख रहे हैं हम लोग टेक्निकल बातों में उलझ जाते हैं कि ये है वो है, साउथ चाइना सी, पैसिफिक, बहर हिंद, बहर अरब। नहीं कर सकते आप।
अगर आप की इकोनॉमी और आपकी आबादी भारत के बराबर होती तो शायद इवन हैंडेड कारोबार हो सकता था, लेकिन नहीं कर सकते। मैं बार बार, हमने तो उस वक्त भी कहा था, हमें गालियां पड़ी थी जब सालिसी की पेशकश हुई थी। हमने कहा था कि ये सब ड्रामा है, ये बहुत बड़ा अदाकार है, अप्रेंटिस में होस्ट रह चुका है, ये अदाकार है, ड्रामाबाजी करता है और ये हमारे साथ भी ड्रामा कर रहा है। हम उसके ट्रैप में आ गए थे और हमारे वजीरों ने और हमारे मुशीरों ने एक तूफान बर्पा कर दिया था कि बस मसला कश्मीर तो हल हो गया। हमने 2 बार गलती की, ठोकर खाई। एक मोदी के इंतखाब में जब हमने कहा मोदी आएगा मसला कश्मीर को हल कर देगा, और एक ट्रम्प के दौरे में देखें उनके अपने बहुत तगड़े इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी शानदार बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। उनको चाइना के आसपास, अभी देखें, अभी तक हिंदुस्तान ने ये नहीं कहा था कि चीन ने लद्दाख में जारियत की है। उस पर अमेरिका ने एतराज़ कर दिया उसी 2+2 में कि भाई ये तो कहें कम से कम आप कि चीन जारियत कर रहा है, चीन ने आप पे अटैक किया है। वो हिंदुस्तान कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक मैं तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा ना, चाइना के मुकाबले में अमेरिका हिंदुस्तान को फीड भी करेगा, इन्वेस्ट भी करेगा, उसका दिफाई जो मोर्चा है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी दिफाई फिजाएं स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको सैटेलाइट देगा कि आप ट्रेस करें मिसाइल्स को और उनको शॉट डाउन करें। आप सब कुछ वो दे रहा है। आपको क्या दे रहा है? तसल्लियां। ठीक है, तो शॉर्ट के बराबरी की ताल्लुकात दीवाने का ख्वाब है, ये हकीकत में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन से जी जी एक जुमला और, ये ट्रम्प जो कुछ कर रहा है ये खाली ट्रम्प का नहीं है, ये तसलसल है अमेरिकी पॉलिसी का। क्लिंटन से शुरू करें आप और आज तक आ जाएं। ठीक है, देखें बराबरी का ये जो हमारा जो तवक्का है ये ठीक भी नहीं है और ये पूरी भी नहीं होगी। तो जवाब तो है मेरा नहीं में, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए 2 तरह की बराबरी होती हैं। एक तो कानूनी बराबरी होती है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम मुल्क बराबर है, बैनुल अक़वामी अदालत में आप चले जाएँ तमाम मुल्क बराबर है, वो तो कानूनी बराबरी है, सारे मुल्क बराबर हैं। लेकिन जहाँ पर ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी आ जाए और ज़ाती मफादात आ जाए, वहाँ हम किसी से ये तवक्का नहीं रख सकते कि आप बराबरी का सलूक करें। हाँ, हम ये तवक्का ज़रूर करनी चाहिए कि हमें इंडिया से बराबरी नहीं बल्कि इंडिया से बेहतर सलूक की तवक्का करनी चाहिए और मुतालबा भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए जैसे अभी चुगताई साहब ने बात शुरू की क्लिंटन से, मैं तो और पीछे लेकर जाऊंगा ना। हमने जितनी खिदमत अमेरिका की इस खित्ते में की है शायद ही किसी और ने की हो। हम देख ले, इंडिया तो सीटों और सेंटों में शामिल नहीं हुआ था, 50s की बात है। हम सरकेबल जाकर शामिल हो गए थे, उसके हमने नुकसानात उठाए। इंडिया ने जो है वो गैर जानिबदार तहरीक बनाई थी 1955 में, जिसमें हम बहुत बाद में जाके शामिल हुए। जनरल अयूब खान ने अपनी आमरीत को तक़वियत देने के लिए अमेरिका को फ़ौजी अड्डे तक दे दिए। उसके लिए किसी से कोई इजाज़त नहीं दी गई, पार्लियामेंट थी नहीं, और जब तैयारा यहाँ से उड़ा और सोवियत यूनियन ने मार गिराया तब दुनिया में हमारी जगहसाई भी हुई और सोवियत यूनियन ने कहा कि हमने जी हल्का बना दिया है। याह्या खान ने चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्या नहीं किया वो सब जानते हैं। लेकिन ना अमेरिका ने 65 की जंग में हमारा साथ दिया, 71 की जंग में हम बेड़े का इंतज़ार करते रहे, पता नहीं 6ठा या 7वां कौन सा बेड़ा था कि वो आएगा, वो नहीं आया, मुल्क हमारा टूट गया। जनरल ज़ियाउल हक ने क्या नहीं किया अमेरिका की खुशनुदी के लिए, पूरे मुल्क को जंग की आग में झोंक दिया और उसकी सज़ा हम आज तक 40 साल बाद तक भुगत रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक कॉल पर जो है वो तकरीबन सरेंडर करके अमेरिका का साथ दिया। तो मुतालबा हमें बराबरी का नहीं करना चाहिए, मुतालबा ये करना चाहिए भाई खिदमत तो हम आपकी करते रहे हैं 70 साल से, तो आप बराबरी ना करें बल्कि हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर हमारे साथ सलूक करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए आज तक बहुत कुछ किया है। ठीक है, हाँ किया बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा होगा इसलिए नहीं कि अमेरिका ने हमेशा आमरीतों का साथ दिया है पाकिस्तान में जो, और एंड ऑफ द डे फिर से हमें डू मोर सुनने को मिलेगा और मिलता है, हम करेंगे भी। अब हमें एक इंडिपेंडेंट, हमें अपनी पूरी खारजा पॉलिसी पर एक नजरसानी की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम आगे कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ बराबरी के मुतालबात से कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, अच्छा ज़रियाब, मेरा ख्याल है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि मुतालबा तो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है। ये तो कोई भी बात बोलेगा कि भाई आप अगर हैं 2 एंटिटीज़ हैं उनको आप एक तरह से ट्रीट करें। ये तो बात उस सूरत में हो गई कि अगर दोनों एंटिटीज़ या दोनों जो ममालिक हैं एक जैसा रवैया रखते हों या उनका एक जैसा कंडक्ट हो। चले
लोकल कंडक्ट या नेशनल कंडक्ट छोड़ दें, इंटरनेशनल कंडक्ट अगर दोनों का एक जैसा हो। फिर अच्छा, इसमें जो सोने पे सुहागा है वो ये बात है कि इंटरनेशनल कंडक्ट के भी मामले में पाकिस्तान मैं समझती हूँ छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी कोई नुक्ताचीनी हो, बिल्कुल बारीक बीनी से पाकिस्तान काम लेता है। हर छोटी छोटी चीज को हम लोग देखते हैं कि नहीं जी इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो हमने ये भी नहीं करना, यहाँ भी हमने फुल अवॉइड करना है, इस जगह को भी हमने पूरा मुतमईन और खुश रखना है, यहाँ पर भी हमने किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करनी। हमारा एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ भारत का आप रवैया देखें, भारत हर तरह के बैनुल अक़वामी कोई भी कानून हो धज्जियां उड़ाता हुआ चला जाता है भारत, और ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस सूरत हाल में तो यकीनन क्योंकि हमारा केस ज्यादा स्ट्रांग है, हम उनसे मोरली, लीगली, एथिकली हर तरह से ज्यादा स्ट्रांग ग्राउंड पर खड़े हैं, तो हमारे लिए तो फिर रूल अच्छा होना चाहिए ना, आसान होना चाहिए। उसके बावजूद सारी पाबंदियां यहाँ आती हैं, सारी रिस्ट्रिक्शन, सारी जो कहते हैं जो डांट टपट है वो यहाँ आती है, लेकिन भारत की तरफ सारी अपीजमेंट यहीं पर आती है। उनको ये, हाँ एटलीस्ट ये कि चले उनको अगर आपको डांटने की जरूरत नहीं है, अगर उनके साथ आप आंख में आंख दिलाकर उनको स्नब नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको अपीज करना तो बंद करें ना। अभी भी बिल्कुल आपने से कहा कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तिजारती हो, सिफारती हो या फिर सिक्योरिटी हो, वो तमाम तर कदगने जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़ैगम साहब क्विकली प्लीज। ज़रिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत क्यूट बात की है, वो बड़ी क्यूट बातें करते हैं, इसीलिए शायद उनको नौजवान इतना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। आप ज़रा सोचिए, भारत चीन से कहे कि आप पाकिस्तान और हमारे दरमियान में बराबरी का सलूक करें, ठीक है, या अमेरिका पाकिस्तान से कहे कि आप चीन और अमेरिका के दरमियान में बराबरी का सलूक करें, ऐसा नहीं होता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में नाज़र साहब से इख्तलाफ करते हुए तारीख़ की कोई अहमियत नहीं। कौमें इंटरेस्ट देखती हैं और इंटरेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, पास्ट ओरिएंटेड नहीं होते। हो सकता है पास्ट में गले काटे हों, जंगें लड़ी हों, अगर फ्यूचर में कौमों का इंटरेस्ट है तो उनका रवैया मुख्तलिफ होगा। अमेरिका और भारत के इस वक्त एक स्ट्रेटजिक अलायंस है, उनके जो इस वक्त स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इस वक्त डाइवर्ज कर रहे हैं। इस वजह से ये बात तो मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान से वैसा ही सलूक करे जैसा वो भारत से करता है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही एक लाइट वेट इकानमी रखता है। $300 बिलियन से पाकिस्तान की इकानमी कम है और इंडिया की इकानमी इस वक्त $3 ट्रिलियन है। और ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है भारत के साथ वो सिर्फ $6.6 बिलियन है और इंडिया की ट्रेड $145 बिलियन है। तो आप बताएं, अगर आप एक बंदे के साथ $145 बिलियन का कारोबार कर रहे हो और दूसरे के साथ 6.6 का, ऊपर से आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो बड़ी बेसिक और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर आपने कंपैरिजन दिया है ज़ैगम खान साहब। लेकिन आप ही का एक जुमला पकड़ के मैं कंक्लूड करूंगी सेगमेंट को कि कौमें अपना मफाद देखती हैं और वो मफाद, नाज़िर साहब 10 सेकंड क्योंकि मेरे पास, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। बस मैं एक अच्छा शेर जहन में आया, वो चुगताई साहब एंजॉय करेंगे। हमें अमेरिका से कहना चाहिए गुल फेंके है और चले आप ही के शेर के साथ मैं क्लोजिंग करती हूँ प्लीज इरशाद जी। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी है, खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। चुगताई साहब जी, ओवर। जबरदस्त। चलें जी, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।